नमस्कार। यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। इसमें दो नियम हैं। एक है संधि का नियम, जंक्शन रूल। क्या कहता है ये? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर यानी जॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर जॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग मतलब इसमें संधि की ओर, जॉइंट की ओर आने वाली धारा को पॉजिटिव लिया जाता है और जॉइंट से दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव लिया जाता है। जैसे मान लें कि ये आपका एक संधि है, दिख रहा है, तो संधि की ओर धारा I1 आ रही है और I3 आ रही है, और संधि से दूर धारा I4 जा रही है और I2 जा रही है। तो संधि की तरफ आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लिया जाता है। तो I1 प्लस I3 ये पॉजिटिव लिया जाएगा, संधि की तरफ आ रही है, और संधि से दूर जा रहा है I2 और I4, इसको नेगेटिव लिया जाएगा, -I2 -I4। तो क्या कहता है किरचॉफ का नियम? संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और संधि की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेंगे, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लेंगे। इन सभी का बीजगणितीय योग करें। I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 बराबर 0। यदि इसका पक्षांतर करें तो I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4 आएगा। तो I1 और I3 ये संधि की तरफ आने वाली धाराएं हैं, और I2 और I4 संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। तो हमें क्या मिलता है? संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योग ये बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। एक तरह से ये हम देखते हैं कि यह आवेश संरक्षण के नियम को बतलाता है। जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी ही मात्रा में धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। ये आवेश के संरक्षण के नियम को बताता है। इसे धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम है पास नियम, मेश और लूप रूल। ये कहता है किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास यानी लूप में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धारा की दिशा में धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणन को पॉजिटिव लिया जाता है, और धारा की दिशा में चलने पर यदि सेल का ऋण इलेक्ट्रोड पहले आता है तो ऋण से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है। जैसे ये देखें, एक विद्युत परिपथ है, इसमें ये एक लूप है, बंद पास है, दूसरा लूप ये है, बंद पास है। तो क्या कहता है दूसरा नियम? परिपथ में, इसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इस दिशा में चलते हैं, इस लूप में इस दिशा में चलते हैं
तो हमारे चलने की दिशा में मान लीजिए कि ये प्रतिरोध यहाँ पे R1 है, इसमें धारा I1 बह रही है, और ये प्रतिरोध R2 है, इसमें धारा I2 बह रही है। तो यदि हम इस दिशा में चल रहे हैं तो चलने की दिशा में इस प्रतिरोध का वैल्यू और धारा का वैल्यू का गुणनफल, इसको पॉजिटिव लेंगे। I1 R1 चलने की दिशा में ही धारा की दिशा पड़ रही है, और इधर अगर हम देखें तो जिधर हम गति कर रहे हैं इस दिशा में, तो धारा की दिशा इसके विपरीत है, I2 की दिशा इसके विपरीत है, गति हम इधर कर रहे हैं। तो यहाँ चलने की दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है, विपरीत है। तो हमारे चलने की दिशा के विपरीत है धारा की दिशा, तो यहाँ I2 इंटू R2 को निगेटिव लेंगे, तो I1 इंटू R1 ये पॉजिटिव होगा। चलने की दिशा में ही धारा की दिशा है, I1 इंटू R1 ये पॉजिटिव लेंगे, और चलने की दिशा के विपरीत है I2 की दिशा, इसलिए I2 इंटू R2 को निगेटिव लेंगे। हमारे चलने की दिशा के विपरीत है I2 की दिशा, इसलिए I2 इंटू R2 को निगेटिव लेंगे। तो परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये I1 R1 माइनस I2 R2 किसके बराबर होगा? यदि हम इस दिशा में चल रहे हैं तो इस सेल E1 का ऋण इलेक्ट्रोड पहले पड़ रहा है, चलने की दिशा में पड़ रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे। और हमारे चलने की दिशा में यहाँ पे देखें E2 का धन इलेक्ट्रोड पड़ रहा है, तो इसको निगेटिव लेंगे। तो E1 पॉजिटिव होगा, E2 निगेटिव होगा। हमारे चलने की दिशा में अगर ऋण इलेक्ट्रोड सेल का पड़ रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, उस विद्युत वाहक बल को। और चलने की दिशा में अगर धन इलेक्ट्रोड पड़ रहा है तो उस विद्युत वाहक बल को निगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो फिर से देखें इस नियम को। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दूसरे पास में देखते हैं, ये आपका दूसरा पास है। ये इसमें एक प्रतिरोध है R2, इसमें धारा जा रही है I2, एक सेल है E2 ये, और फिर ये है प्रतिरोध R3, और R3 में ये I1 और I2 दोनों धाराएं मिल करके I1 प्लस I2 ये R3 में बह रही है। तो अगर हम लूप 2 को देखें तो हमारे चलने की दिशा में धारा I2 है, I2, तो I2 इंटू R2 ये पॉजिटिव होगा। चलने की ही दिशा में ये धारा I1 प्लस I2 है, इसे भी पॉजिटिव लेंगे। I1 प्लस I2 इंटू R3 को पॉजिटिव लेंगे, तो I2 इंटू R2 ये पॉजिटिव होगा। और चलने की ही दिशा में I1 प्लस I2 इंटू R3 धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल, ये भी चलने की दिशा में हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये धारा की दिशा और चलने की दिशा एक ही है तो पॉजिटिव लेंगे। बराबर विद्युत वाहक बल को देखें अगर, तो इसमें सेल चलने की दिशा में सेल का ऋण इलेक्ट्रोड पड़ रहा है, सेल का माइनस इलेक्ट्रोड चलने की दिशा में, तो इसे पॉजिटिव लेंगे। तो E2 को पॉजिटिव लिया, E2 को। तो इस तरह से हम पाते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम में कि किसी भी लूप में
किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास या लूप में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे बोल्टता नियम भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु, इसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध एक चतुर्भुज के आकार में होते हैं। 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के आकार में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें अगर हम, तो एक प्रतिरोध है P, दूसरा प्रतिरोध है Q, तीसरा प्रतिरोध है R, चौथा प्रतिरोध है S। इसको एक चतुर्भुज के आकार में जोड़ा जाता है और इसके एक विकर्ण में, इस चतुर्भुज को देखें तो BD, ABCD ये चतुर्भुज है। तो एक जो विकर्ण है BD, इसके एक विकर्ण में धारामापी G को जोड़ते हैं और दूसरा जो विकर्ण है AC, इस विकर्ण के बीच जो है सेल को जोड़ा जाता है। दूसरे विकर्ण AC के बीच जो है सेल को जोड़ा जाता है। इसमें चारों प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, व्यवस्था 4 प्रतिरोध की इस प्रकार की जाती है कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर भी, सेल से धारा प्रवाहित करने पर भी धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। प्रतिरोधों की व्यवस्था इस तरह से करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर भी धारा मापी में शून्य विक्षेप हो, और यह स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें बंद पास ABDA में, किरचॉफ के नियम को लगाते हैं, ABDA, तो इसमें अगर हम लगाएं, इसमें P में धारा I1 बह रही है, ये ABDA, और प्रतिरोध R में धारा इस दिशा में प्रतिरोध R में I2 बह रही है इस दिशा में। तो यदि हम किरचॉफ के दूसरे नियम को लगाएं तो I1 इस दिशा में अगर हम चले तो I1 इंटू P ये पॉजिटिव होगा, और चलने की दिशा के विपरीत है I2 की दिशा, तो I2 इंटू R निगेटिव होगा। तो I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर, इस पास में कोई सेल नहीं पड़ रहा है, कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए ये बराबर 0 के लिया जाएगा। दूसरा बंद पास देखें अगर, BCDB, ये दूसरा बंद पास है। इसमें इस दिशा में अगर हम चले तो चलने की दिशा में है I1, तो I1 इंटू Q, और हमारे चलने की दिशा के विपरीत है धारा I2 की दिशा, तो I2 इंटू S को निगेटिव लेंगे, तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, बीच में कोई सेल नहीं है, बराबर 0। I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0। ये दूसरा समीकरण मिल रहा है। इन दोनों समीकरण को यदि हम पक्षांतर करें तो पाएंगे I1 P बराबर I2 इंटू R, I1 Q बराबर I2 इंटू S पक्षांतर करने पर। इस समीकरण 1 में समीकरण 2 से यदि हम भाग दें तो I1 और I2 कट जाएगा, मिलेगा P/Q बराबर R/S। तो जब सेतु संतुलित अवस्था में होगा, अर्थात धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, तो चारों प्रतिरोध जो चतुर्भुज के आकार में जुड़े हुए हैं उनका अनुपात
कुछ इस तरह से होगा, P/Q बराबर R/S, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति में P/Q बराबर R/S। तो व्हीटस्टोन सेतु एक इस तरह की व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें चारों प्रतिरोध एक चतुर्भुज के आकार में होते हैं और इसमें किरचॉफ के नियम के जरिए जब सेल में धारा प्रवाहित करने पर भी धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके हम पाते हैं कि P/Q बराबर R/S शून्य विक्षेप की स्थिति में। तो इस जानकारी से यदि हमें कोई भी 3 प्रतिरोध पता है और चौथा नहीं पता है तो उस अज्ञात प्रतिरोध को हम इस समीकरण की मदद से P/Q बराबर R/S की मदद से, यदि हमें कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात है, चौथा नहीं ज्ञात है, तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है।